यश आप भी करोगे? रुको, देता हूँ परमिशन आपको भी। यश जोशी। तो ये जो टॉपिक मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, दरअसल तो वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब होगा ना, उसके बाद इस टॉपिक को वापस से करेंगे। अभी क्या है कि जितने भी मेन पॉइंट्स है उसके बारे में बात करूंगा, जैसे केपलर्स लॉस है ना, उससे रिलेटेड आपसे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। जैसे वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में पूछते हैं, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, वैसे तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया है ना, लेकिन यहाँ हम लोग वहाँ जो बात किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें हमने एम जी को मतलब जी को हमने कांस्टेंट माना था। यहाँ जी भी क्या हो रहा होगा, एक तरह से वेरिएबल होगा, तब कैसे करेंगे, ठीक है। कैप्लर्स लॉ नहीं है तो फिर बचा ही क्या फिर तो इसमें, फिर इन्होंने कैप्लर्स लॉ निकाल दे तो बच कर रखा क्या फिर इसमें इन्होंने। अच्छा, ग्रेविटेशन नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ तो लीजिए, वहां क्या है। नहीं, किसी का है किसी का नहीं है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, मैं तो सब करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जे एडवांस का जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें तो वैसे भी जितना भी है सब करवा देते हैं हम लोग। इस बार भी जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि ये पार्ट नहीं है, इनको डिलीट कर दिया है, लेकिन हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। जो 12th वालों के अभी जो एग्जाम लिख रहे हैं, और बाद में अभी मालूम है जब इनका वो आया सर्कुलेशन, तो उसमें पता चला कि कोई भी पोर्शन इन्होंने हटाया ही नहीं है। अब बताओ, अगर मान लो पहले वाले जो इन्होंने सर्कुलर निकाला था उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते तो क्या होता, तो हम लोग वैसा किया ही नहीं, हमने सब पढ़ा दिया था। इस बार भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई पता नहीं रखते हैं कि नहीं रखते हैं क्या है, लेकिन जो भी है, क्योंकि देखो जे एडवांस का कोई भी पार्ट नहीं हटाया, जे एडवांस में तो आना जो आना ही है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं, अभी ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा आपको कि ग्रेविटेशन का मतलब ही अट्रैक्शन होता है, मालूम है आपको, क्योंकि यहाँ रिपल्शन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जैसे आप देखोगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। लेकिन ग्रेविटेशन में क्या है, सिर्फ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशन का मतलब ही यही निकलता है, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन। तो इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में बात करेंगे, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के बारे में। तो सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। ये जो लॉ इसने दिया है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए, इट इज, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ओनली फॉर पॉइंट मासेस। अब आप कहेंगे सर फिर ये हम लोग केप्लर्स लॉस पढ़ते हैं तो वहां तो सन और अर्थ के बीच में है, तो आप यहां से देखो, सन को जब आप देखते हो तो सन कितना बड़ा नजर आता है आपको, छोटा सा तो दिखता अर्थ के कंपैरिजन में, और जब सन पे जाके अर्थ को देखोगे तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल नजर आएगी। इसका मतलब दोनों लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं तो पॉइंट मासेस ही है वो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इनकी जो डायमेंशन है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, तब हम लोग इनको पॉइंट मास मान के करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बिगर बॉडी भी है, मान लो जिसका साइज बड़ा भी है, तो वहां फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर हमें दो बॉडीज के बीच में फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे,
लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो पॉइंट मासेस के लिए ही दिया है। यानी अगर मान लो मैं कहता हूं कि 2 पॉइंट मासेस यहाँ रखे हुए हैं, एक m1 है और एक m2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर r है, तो m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो इस तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, फोर्स इसको इधर लगेगा और इसको फोर्स इधर लगेगा, m2 m1 को इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इनके बीच में जो फोर्स है मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी, ठीक है। तो यहाँ इनके बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, पॉइंट मासेस है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू distance between point, square of the distance between the point masses, ये फोर्स इनको हम मानते हैं। तो यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 बाई r स्क्वायर। मैं अभी इसके डेफिनेशन में लिखूंगा क्योंकि ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो F इक्वल टू यानी हो जाएगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो 2 पॉइंट मासेस के बीच में जो फोर्स है वो ये फोर्स होता है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन क्या है यहाँ अपोजिट है, यानी इसको फोर्स लेफ्ट साइड में है और इसको राइट साइड में, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं यहाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मासेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। फिर अभी मैं इसके डेफिनेशन लिखवा दूंगा, पहले लिख लो इसको। जहाँ G क्या है, m1 m2 क्या है वो भी लिख देता हूं मैं, लिख लीजिए G ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और m1 m2 क्या है मासेस, पॉइंट मासेस, और r क्या डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट मासेस। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। क्या हुआ? परसों हमारे पीई का एग्जाम है, पीई क्या है? फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख देते हैं। फोर्स between 2 point masses is directly proportional to the product of masses, and inversely proportional to the square
proportional to the square of the distance between the point masses. ओके, तो ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। कुछ पॉइंट है वो और लिखवा देता हूं मैं यहाँ। ये जो फोर्स है ये हमेशा दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन के लिए होगा। दिस फोर्स is always along the line joining the point masses. लिख लिया आप लोगों ने? बाकी सब लोगों ने लिख लिया ना भाई? यस सर। यस सर। अब मैं इसका वेक्टर फॉर्म भी बताता हूँ आपको क्या होता है। तो अगर वेक्टर फॉर्म का मतलब यहाँ होगा कि मान लो जैसे कि पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास यहाँ है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये मान लो अगर m1 मास की मैं बात कर रहा हूँ तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है। इन दोनों को करंट करेंगे तो यहाँ इस पर फोर्स इधर की तरफ है, तो ये m2 मास है, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। इस पर फोर्स इधर की तरफ है, यानी इस पर जो फोर्स इसको लिखेंगे F21 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसको लिखेंगे F12 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यानी यहाँ क्या है, ये F12 वेक्टर है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मास 2, और F21 वेक्टर मतलब क्या हो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर मैं F12 की बात करूंगा तो F12 वेक्टर होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस G M1 M2 बाई, ये हमारे पास क्या होगा, दरअसल ये मॉड ऑफ इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जो कि क्या देखा जाए तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड है ना, का होल स्क्वायर। और यहाँ क्योंकि F12 वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में है ना, F12 की डायरेक्शन देखो आप, इसकी डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में है ना। तो इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ, तो यानी इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि 2 से 1 है तो इसको लिखेंगे 2 1 कैप, तो यहाँ दरअसल आ जाएगा R21 कैप। ठीक है, और ये माइनस के साथ लिया तो अपने आप एडजस्ट करके इसके डायरेक्शन क्या दे रहा है, राइट साइड में दे देगा। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। और F21 वेक्टर ये हो जाएगा माइनस GM1 M2 बाई, तो डिस्टेंस तो यही रहेगी क्योंकि मोड तो वही है, तो R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर
और इसके लिए किधर लिखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इस पर देख रहे हैं, तो इसके लिए ये होगा ना, तो इसको लिखेंगे दरअसल हम लोग R12 कैप, तो ये हो जाएगा R12 कैप। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है माइनस के साथ में, तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है वो। ठीक है, ये लिख लो पहले। सर एक बार वो रिपीट करो ना लास्ट वाला। हाँ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, क्योंकि F21 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन ना, यानी वन की वजह से। तो वन कहाँ है, यहाँ है, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका यूनिट वेक्टर इधर की तरफ होना चाहिए, तो इसको ले रहा हूं मैं, क्योंकि 1 से 2 है इसलिए R12 कैप, और मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा जो पहले था वही बाद में रहेगा, लेकिन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ अपोजिट हो जाएगी, यानी यार यहाँ हो गया R12 कैप, लेफ्ट टू राइट है, R21 कैप जो है वो राइट टू लेफ्ट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में F12 आ गया, और फिर R12 कैप के करस्पॉन्डिंग F21 वेक्टर आ गया। ठीक है, यस सर समझा। लिख लिया बाकी लोगों ने भी? नहीं सर। यस सर डन। अब एक और इसमें पॉइंट होता है, वो भी बताता हूँ आपको, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में एक पॉइंट ये याद रखना है कि मान लो जैसे कि कई सारे पार्टिकल्स हैं, कई सारे पॉइंट मासेस अगर रखे हैं, है ना, और मान लो जैसे कि ये M1 है, ये M2 है, ये Mn है, मान लो ऐसे कई सारे पार्टिकल्स हैं, और यहाँ मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास है मान लो m0, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स चाहिए अपने को, इसकी वजह से इस पर फोर्स चाहिए, इसकी वजह से इस पर फोर्स चाहिए, और इसकी वजह से इस पर फोर्स चाहिए, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये होगा R1 वेक्टर, ये हो जाएगा R2 वेक्टर, ये हो जाएगा R3 वेक्टर, ये हो जाएगा Rn वेक्टर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मान लो स्पेस में कई सारे पार्टिकल्स है, कई सारे पॉइंट मासेस है, और किसी एक पॉइंट पर फोर्स निकालना है, तो पहली बात तो जब दो पार्टिकल के बीच में फोर्स निकालेंगे, वो फोर्स इंडिपेंडेंट होगा जो बाकी चार्जेस, जो बाकी मासेस रखे हो उनके, उनसे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, मैं बताता हूं आपको। पहला पॉइंट है फोर्स between the two point masses is independent of presence of other point masses। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा ये क्या कहता है
नहीं किसी समझ भी, हाँ नहीं समझ में आया? बस। कहने का मतलब ये है, दूसरा जो पॉइंट है उसको लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ मैं, है ना, फिर अभी बताऊंगा तो भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि फोर्स ऑन अ पॉइंट मास, force on a point mass is vector sum of force on a point mass is vector sum of forces of individual point masses। कहने का मतलब ये है कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि m1 मास भी है, हमें यहाँ जो m2 रखा है ये, इस पर फोर्स चाहिए इधर, है ना, एम नॉट पे फोर्स चाहिए, है ना, इधर मान लो ये m3 है ना, इधर ये mn है, तो हमें m नॉट पर चाहिए। तो कहने का मतलब है कि m नॉट और m1 के बीच में जो फोर्स है उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि m2 और m नॉट के बीच में क्या है। समझ में आया? जैसे अगर मैं इस पे फोर्स लिखूंगा नेट फोर्स m नॉट पर, तो नेट फोर्स की, अच्छा जहां जहां मैं फोर्स बोल रहा हूँ मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m नॉट, तो वो क्या आ जाएगा देखो, यानी ये आ गया F वेक्टर इक्वल टू G माइनस के साथ m1 m नॉट बाई r1 का होल स्क्वायर r1 कैप प्लस माइनस G m2 m नॉट बाई r2 का होल स्क्वायर r2 कैप प्लस माइनस G mn m नॉट बाई आर एन का होल स्क्वायर आर एन कैप। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्स बिटवीन दी टू पॉइंट मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर पॉइंट मासेस। यानी जो पहला मैंने पॉइंट लिखवाया, पहला ये जो लिखवाया है यहाँ, ये फोर्स बाकी जो मासेस है उनसे इंडिपेंडेंट है, यानी सेपरेटली हमने इसको ऐसे लिख दिया है। फिर देखो नेक्स्ट वाला भी बाकी से इंडिपेंडेंट है, उसी तरह हमने n और m नॉट के nth पार्टिकल और m नॉट के बीच में फोर्स निकाला, वो बाकी इससे इंडिपेंडेंट है, और इन सब का सम जो होगा वो वेक्टर सम होगा, तो वो नेट रिजल्टेंट फोर्स किस पर आ जाएगा, m नॉट पर आ जाएगा। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. ये पॉइंट लिख लो आप। लिख लिया?
Yes, sir. भाई बाकी लोग निकले। हम्म। अब जैसे क्वेश्चन लेता हूं तो उससे और क्लियर होगा। लिख लिया? ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक पॉइंट मास यहाँ है, एक पॉइंट मास यहाँ है, मान लो ये भी एम मास है, ये भी एम मास है और ये भी एम मास है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखी और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस एल है, यानी ये ए, ये बी और ये सी है, तो यहाँ सिंपल सी बात है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी होगा जो कि एल है। अब हमें फोर्स ऑन ए चाहिए ना, फाइंड दी फोर्स ऑन पॉइंट मास ए ड्यू टू other two point masses। ओके, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। तो उस पर अपने को नेट फोर्स बताना है कि नेट फोर्स ए पर क्या होगा। ठीक, लिख लिया? सबने लिख लिया भाई? यस सर। अब यहां देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये इधर बी इधर है ना, यहाँ सी है, इसका मास एम है, इसका मास एम है। अब ध्यान से देखो ए को, ए का मास एम है, तो सी की वजह से इस पर फोर्स किधर होगा? इधर होगा, है ना। और आप देख रहे हो कि ए और सी के बीच की जितनी डिस्टेंस है उतना बी और ए के बीच की डिस्टेंस है, यानी जितना फोर्स उसको लग रहा सबका मास सेम है, तो ये फोर्स एफ है, तो ये फोर्स भी एफ है, यानी एफ फोर्स कितना है यहाँ? जी एम एम बाई एल स्क्वायर है कि नहीं? ये बात समझ में? आप यहाँ देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो दो वेक्टर है हमारे पास में, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट बता सकते हैं ना। तो क्या होगा, यानी इसका मतलब फोर्स ऑन ए इक्वल टू होगा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 का स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा? और f की वैल्यू ये समझ में आ रहा भाई यहाँ तक जो लिखा मैंने? यस सर। है ना। और रिजल्टेंट ये आएगा, कोई भी दो वेक्टर को ऐड करते हो तो ये फॉर्मूला हमने सीखा ही है। तो यहाँ हमारे पास आ गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2 और इसका ये स्क्वायर रूट, ये हमारे पास एफ ए आ गया, तो एफ ए इक्वल टू कितना आ गया? यानी आ गया एफ √3। तो इसका मतलब ए पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो आ गया √3 जी एम स्क्वायर बाई सॉरी है ना एल स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए।
भाई क्लियर है सबको? यस सर। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए। हाँ क्वेश्चन लेकर तो लिख लिया? यस सर। और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है भाई पॉइंट सबको? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, है ना? नेक्स्ट है हमारे पास में कि जैसे होगा क्या, जैसे मान लो कि मैं अर्थ और किसी पार्टिकल के बीच में फोर्स की बात करने जा रहा हूं अभी यहाँ। तो नेक्स्ट यानी कहने का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं एट सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर अगर कोई पार्टिकल रखा है तो कितना फोर्स उस पर लग रहा होगा, है ना? तो वो निकालेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मान लो जैसे कि ये अर्थ है, तो अर्थ को हम अज्यूम करते हैं स्फेरिकल, सॉलिड स्फेयर की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है? तो इसका सेंटर यहाँ है और इसकी जो रेडियस है वो r है और कोई पॉइंट मास मान लो यहाँ रखा जिसका मास m है और अर्थ का जो टोटल मास है वो कैपिटल M है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स देखना है अपने को। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो दरअसल क्या होता है कि कोई भी स्फीयर जब आप लेते हो, ये पहले समझ लेते हैं हम लोग, कोई भी अगर सॉलिड स्फीयर आप लेते हो ठीक है, तो अभी आपके वैसे मैं पूरा डिटेल में आपको आगे बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ इतना ही समझना है जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, है ना? तो जब भी कोई सॉलिड स्फीयर होता है तो उसके सरफेस या सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप जाते हो, सरफेस या सरफेस के बाहर वाले किसी भी पॉइंट के लिए आप जाते हो, तो उस केस में इस सॉलिड स्फीयर का मास अगर कैपिटल M है तो सारा मास हम लोग उसका सेंटर पे मानते हैं। ऐसा अज्यूम करके आपको अभी चलना है, क्योंकि आपसे उतना ही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। तो अभी बाहर के पॉइंट के लिए जब मैं जाऊंगा तो सारा मास कहाँ हो गया, सेंटर पे हो गया इसका। तो उस केस में सारा मास जब सेंटर पर हो गया तो इसका जो क्या बोलते हैं जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो इसी के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, यानी
इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस r है, तो यहाँ जो फोर्स है इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया Gmm/r², ये फोर्स होगा। और या ऐसे भी समझते हो हमने ग्रेविटी, जैसे सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ाई है, कोई भी बॉडी जो होती है उसका सारा सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके सेंटर पे होता है। तो यहाँ ऐसा ही इसको ऐसा समझना है, ठीक है। पर अब आप ये नहीं, ये ऐसे समझोगे तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन यहाँ आप तो सिर्फ स्फीयर के केस में ऐसा समझो, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि आप रॉड ले लिया, रॉड का सेंटर ऑफ मास पे मान के आप इसमें सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है भाई। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग ही चलता है। तो अभी तो आप इतना याद रखो कि कोई भी सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर भी है तो उसके सरफेस या उसके किसी भी आउटर पॉइंट के लिए जब हम लोग जाएंगे तो सारा मास का मानेंगे सेंटर पे अज्यूम कर लेंगे। सेंटर पे नहीं है लेकिन अज्यूम कर लेंगे। तो यानी एक तरह से वो क्या करेगा, उसके सरफेस के बाहर वाले पॉइंट्स के लिए एक तरह से वो एक पॉइंट मास की तरह उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, या उसका बिहेवियर एक पॉइंट मास की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी क्या करेंगे, सरफेस के बाहर जाते ही, यानी सरफेस या सरफेस के बाहर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं जाता हूं तो वहां जो फोर्स होगा वो, यानी जो सारा मास इसका होगा अर्थ का, वो क्या मान लेंगे, सेंटर पे मान लेंगे। दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितना r, तो इनके बीच में फोर्स क्या आ गया, Gmm/r² आ गया, और ये इक्वल टू हो जाएगा m × g। तो आप देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ g की वैल्यू क्या आ गई, Gm/r²। तो यहाँ जब हम लोग g, m और r की वैल्यू रखते हैं, जो कि m क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, और g की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 kg, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg², ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg² होती है, ठीक है। और m के वैल्यू मास ऑफ द अर्थ वो गिवन होता है। तो उस केस में जब आप r और r की जो वैल्यू है वो होती है 64 किलोमीटर, और m की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो दरअसल इस केस में g की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना मिलता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये g की वैल्यू निकल कर आती है। ये लिख लो पहले। भाई लिख लिया आप लोगों ने?
ठीक है ना। तो एक बात ध्यान सुन आगे, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर वाला। आउटर के लिए इनका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, पॉइंट मास की तरह हो जाएगा, ये समझना है। ठीक, तो ये तो हुआ सरफेस को लेकर। सरफेस पे रखेंगे तो ये वैल्यू, यही वैल्यू हम लोग लेके आते हैं, या तो इसको 10 ले लेते हैं, है ना, या 9.8 लेते हैं, तो ये वैल्यू मिल जाती है ना। लेकिन ये वैल्यू कब मिली हमें, जब अर्थ को हमने कंप्लीट यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन मानते हुए, है ना, यहाँ हमने निकाला, यानी एक तरह से थ्योरेटिकल वैल्यू मिली अपने को। प्रैक्टिकल वैल्यू में वेरिएशन आता है, एग्जैक्ट वैल्यू यानी मिलती है। तो एक बार हॉलो दूसरा, स्फीयर करो ना। हाँ जी, हॉलो स्फीयर। एक बार जो आपने हॉलो स्फीयर का बोला था वो रिपीट करो। हाँ, जैसा हॉलो स्फीयर का है, जैसे सॉलिड स्फीयर का है, वैसे हॉलो स्फीयर का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो अगर मान लो यहाँ मैं मास m रखता हूँ और इसका मास अगर कैपिटल M है, तो इनके बीच की भी डिस्टेंस अगर मैं कहता हूँ कि r है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो दरअसल G(mm)/r² ही होगा। सरफेस और आउटर के लिए जाएंगे तो सरफेस और आउटर वाले किसी भी पॉइंट के लिए जब बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, दोनों का बिहेवियर आउटर पॉइंट्स के लिए सेम होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। यस सर। और वैसे तो ये जो चीज यहाँ अभी मैंने कहा ना लिखवा रहा के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना ही आपसे पूछा जाएगा, ये मैं आपको थ्योरेटिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है ना, लेकिन अभी तो उतना बताने का कोई मतलब है नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारे पास में सरफेस पर। अब बात करते हैं हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास एट हाइट। या एल्टीट्यूड भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास में अर्थ है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और इसका मास m है, और कोई पॉइंट मान लो यहाँ रखा हमने पॉइंट मास m। तो यहाँ से जो हाइट है इसकी मैंने मान लिया कि h है। तो इन दोनों पॉइंट, यानी अब आउटर वाला पॉइंट हो तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस h। तो यहाँ जो फोर्स इसको लग रहा है F, वो F की वैल्यू हो गई इस केस में G(m)/r प्लस h का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, m इंटू GH, क्योंकि ये फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा। तो वहां वेट क्या हो जाएगा, उसका मास इंटू वहां का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो GH इक्वल टू हो गया G(m)/r प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो गया हमारे पास, G(m)/r प्लस h। एक तो ये जो कि एक्चुअली होगा, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इफ h लेस देन कैपिटल R है, मान लो, एक मिनट इसको लिखो। तो अगर h लेस देन R है तो इस केस में देखो क्या होगा, GH इक्वल टू G(m)/, यहां से R को बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, R² 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, G(m)/r² को क्या लिख सकते हो आप, G लिख सकते हो। और ये जो क्वांटिटी इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस h/r टू पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। सर ये नहीं समझा। सर वो लेस देन वाला क्या है? मैं कह रहा हूं कि अगर हाइट काफी स्मॉल है, मान लो r के कंपैरिजन में, जो r जो कि अर्थ है, अर्थ की रेडियस है, तो जो कि 6400 किलोमीटर है, और h है मान लो हमारे पास में 500 मीटर है। समझ में आया। तो उस तरह से मैं कह रहा हूं, तब GH क्या होगा, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा।
हाँ सर। तो मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी में से r को बाहर निकाला तो r स्क्वायर बाहर मिलेगा ना मुझे, क्योंकि स्क्वायर है। अंदर क्या मिलेगा, 1 प्लस एच बाई आर मिलेगा। और इस पूरी क्वांटिटी को मैं ऊपर ले गया हूं, इस पूरे को। और gm बाई आर स्क्वायर क्या देखा हमने, g था कि नहीं था? अभी नहीं समझे अभी भी? यस हाँ सर। और है ना, तो ये हो गया 1 प्लस एच बाई आर टू पावर -2 हो गया। ये लिख लो पहले। लिख लिया भाई? हाँ सर। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास में आ गया। आपको याद होगा, सिंस 1 प्लस एक्स टू पावर अगर n है, तो यहाँ इसको हम लोग n प्लस x लिख सकते हैं अगर x लेस देन 1 है तो। ये वाला पॉइंट याद है आपको? और नहीं है तो याद रखो कि 1 प्लस एक्स टू पावर अगर n है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस nx अगर x काफी स्मॉल है तो। जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पढ़ाया जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया जाएगा आपको, ठीक है? तो हमारे पास में यहाँ देखो जी एच इक्वल टू क्या है, जी 1 प्लस एच बाई आर टू पावर -2। आप देख रहे हो कि लेस देन 1 है, क्योंकि एच काफी बड़ा है, तो एच काफी स्मॉल है सॉरी आर के कंपैरिजन में। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस 2h बाई आर लिख सकते हैं। ये समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब हमारे पास में तो ये हो गया। और तो हाइट h पर जो g है वो मिल जाएगा g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। लिख लीजिए इसको। लिख लिया? यस सर। अब नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड केस है, एट डेप्थ। तो एट डेप्थ का मतलब क्या है कि ये हमारे पास में अर्थ है, इसकी जो रेडियस है हमारे पास में वो कैपिटल आर है, इसका मास जो है वो एम है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या माना है, यहाँ मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ इसका वॉल्यूम मास डेंसिटी पहले डिफाइन कर लेंगे। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m बाई 4/3 पाई आर क्यूब। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी।
है ना, और इसको क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या करेंगे, डेप्थ की बात करने का मतलब ये है कि सेंटर से डेप्थ की बात कर रहे हैं तो मैं सरफेस से देखूंगा यानी यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां से डी डिस्टेंस पर डेप्थ पे जा रहा हूं मैं, तो हमारे पास मास क्या रह जाएगा, ये वाला मास, तो इसकी रेडियस कितना रह गया, तो इसके रेडियस रह गया है r माइनस डी ना। तो अगर कोई पॉइंट मास को हम लोग यहाँ रखते हैं तो अब ये वाला मास कंसिडर करूंगा ना इस वाले पार्ट का, क्योंकि ये स्फीयर तो ये बन गया ना। तो इसके लिए आउटर वाले पॉइंट के लिए बात करेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई है, यानी सारा मास इसका कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, किसका, r माइनस डी रेडियस का जो स्फीयर है, तो उसका मास मैंने मान लिया कि m डैश है। तो यहाँ m डैश कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r माइनस डी टू पावर 3 इंटू रो करेंगे तो इसका मास आएगा, रो की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो m डैश इक्वल टू कितना आ गया, तो 4 पाई/3 r माइनस डी टू पावर 3 इंटू रो हो गया m/4/3 पाई r क्यूब। तो आप देख लो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में m डैश की वैल्यू क्या आ गई, तो वो आ गया m इंटू r माइनस डी बाई r टू पावर 3। ये लिख लो, ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है, और ये स्मॉल एम मास यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स देखेंगे। भाई ये क्लियर है सबको? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, तो लिख लीजिए इसको। एक पॉइंट यहाँ लिखा है, तो मास ऑफ अर्थ is distributed uniformly हाँ, उसका कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, उसका नेट जो बचा हुआ मास है, बिल्कुल इन्होंने सही क्वेश्चन पूछा है, बताता हूँ मैं। यूनिफॉर्मली क्या वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, एक्चुअली वो अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, उसकी वजह से उस पर फोर्स जीरो आ जाता है, वो बताएंगे आपको आगे चल के, अभी तो ये समझना है। उसकी वजह से फोर्स क्या आता है, वहां जीरो आता है, यानी आउटर मास का जो फोर्स है स्फीयर के केस में वो जीरो आ जाता है। ठीक है, तो वो तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, क्योंकि फोर्स तो लगाएगा वो, लेकिन ये जो पूरा मास है, ये वाला जो पार्ट में बता रहा हूँ कौन सा, ये वाला जो बचा हुआ मास है, इसका नेट फोर्स उस एम मास पर क्या आ जाएगा, स्मॉल एम मास पे जीरो आ जाता है। दरअसल इस वाले पार्ट का फोर्स जीरो आ जाता है। कैसे आता है बताएंगे आगे चल के, अभी तो इतना ही समझना है। ठीक है ना, ठीक है भाई, यहां तक ये लिख लिया सबने? यस सर। अब इन दोनों पॉइंट मासेस को जब मैं बात कर ही रहा हूं, यानी किसको, इसको और इस एम डैश का मास सारा यहाँ है, तो इनके बीच में जो फोर्स है एफ, वो कितना आ जाएगा, जी एम डैश एम बाई
आर माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी डी, क्योंकि डेप्थ पे इसलिए जी डी ले रहा हूं मैं, डेप्थ पर जी, इसके इक्वल कर देंगे, यानी इस पर जो वेट लग रहा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, उस फोर्स के इक्वल आ जाएगा। और हमें एम डैश की वैल्यू पता ही है, इस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, सर एम डैश की वैल्यू कहाँ रखनी है? एम डैश की वैल्यू इसमें रखेंगे ना, इस वाले पार्ट में रखेंगे फिर हम लोग, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो मैंने ब्लैक पॉइंट दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, या अगर इस केस में देखें तो ये रेड दिख रहा है आपको एक, और ये रेड दिख रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो एफ ये होगा, और वो किसके इक्वल कर देंगे, एम इंटू जी, जो कि वहां का वेट होगा उसका पार्टिकल का, उसके इक्वल कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, वहां का जी मिल जाएगा, डी डेप्थ का। ठीक है, यस सर। तो मैं इसको यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। तो ये इसको अलग से कर लेते हैं, तो एम डैश की वैल्यू ये वाली वैल्यू रखूंगा मैं वहां, इस वाले फॉर्मूले में। अच्छा, तो स्मॉल एम से तो स्मॉल एम कैंसिल आउट ही हो गया यहाँ, तो हमारे पास में आ गया जी डी इक्वल टू जी बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू एम डैश, एम डैश की वैल्यू है एम आर माइनस डी बाई आर टू पावर 3। यहाँ देखो नीचे आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ऊपर आर माइनस डी पावर 3, तो ऊपर क्या रह जाएगा, तो वहां जाएगा जी एम आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये हमारे पास में जी डी आ गया। ये लिख लीजिए पहले। मम्मी काय घेऊन आलो? अरे लिख लिया सबने? नो सर। ये फिगर तो रफ कर दूं ना? हाँ सर। यस सर। डन सर। हाँ, अब यहाँ देखो, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी डी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर को अलग कर लेंगे, और आर माइनस डी बाई आर ऐसा कर लेंगे, क्योंकि नीचे आर क्यूब था। जी एम बाई आर स्क्वायर क्या हो गया, जी, और ये क्या हो गया, 1 माइनस डी बाई आर। अब इससे देखो क्या पता चल रहा है, अगर मैं डी की वैल्यू कैपिटल आर रखता हूं, तो यहाँ देखो इफ डी इक्वल टू अगर 0 है तो जी डी क्या गया, सरफेस वाला है तो पॉइंट हो गया ना, देखो। यहाँ देखो इफ डी इक्वल टू अगर मैं 0 करता हूं तो ये क्या हो गया, एक तरह से एट सरफेस हो गया ना। हाँ सर। तो क्या रहा, देखो सरफेस पर क्या जाएगा, मतलब जी सरफेस की अगर हम बात करें तो जी सरफेस, तो क्या आ गया, जी तो आ गया, तो ये तो था। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि डी इक्वल टू अगर आ रहे हैं, यानी एट सेंटर ऑफ अर्थ अगर मैं बात करूं, तो क्या आ रहा है, देखो जी 0 आ रहा है, तो वहां इसका मतलब फोर्स क्या होगा, सेंटर पे 0 ही होगा हमेशा। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही 0 है, तो यहाँ वेट क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, नहीं फोर्स क्या मिलेगा, एक तरह से 0 ही मिलेगा। ठीक है, लिख लो इसको। सर लेकिन आपने तो फिगर में बीच में बनाया था ना? हाँ, तो बीच में मैं यहाँ बनाया था मैंने कहीं, सेंटर का मतलब क्या है, जैसे ये ले रहा हूँ,
तो यहाँ कहीं बनाया ना मैंने, है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये डी ये लिया ना मैंने, तो डी को घसीट यानी डी को 0 करने का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया ना, और डी को आर करने का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया ना, क्योंकि इसकी रेडियस आर है ना, और डी हमारा वेरिएबल है। तो जब डी की वैल्यू ही आप आर रख दोगे तो 0 आ रहा है ना, ये कह रहा हूँ। तो सेंटर पे फोर्स के सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। तो 0 होता है तो वेट भी 0 हो गया, वेट 0 होने का मतलब फोर्स ही 0 हो गया। यही मतलब है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर पे क्या होगा, इसका मतलब अर्थ के सेंटर पे 0 होगा। 0। ठीक है। हाँ सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट इसमें केपलर्स लॉज। तो जो केपलर्स लॉज हैं, दरअसल वो सोलर सिस्टम के लिए इसने दिए थे, यानी जो भी लॉज की हम बात करें सोलर सिस्टम को मान के हम लोग बात करेंगे, है ना। तो फॉर सोलर सिस्टम, तो पहला जो लॉ इसका, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि all planets revolve around sun in elliptical path. All planets revolve around sun in elliptical path. All planets revolve around the sun in elliptical path, where sun is at one of foci. Okay. तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में क्या कह रहा है? ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ वेयर सन इज एट वन ऑफ फोकाई। मतलब ये हुआ कि ये इलिप्स है। वैसे तो आपको जब कॉनिक सेक्शन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ इसके बारे में और बताया जाएगा डिटेल में। तो ये मान लो हमारे पास में इलिप्स है, और तो होता क्या, इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। एक पर सन है, ठीक है, और जो प्लैनेट्स हैं वो इस इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। तो मान लो अगर अर्थ यहाँ है, या मान लो नेपच्यून है, या मार्स है मान लो, तो इसको फोर्स किधर लग रहा होगा? इसकी तरफ फोर्स लग रहा होगा। ये यहाँ जाएगा तो इसकी तरफ इसको फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि सन तो फिक्स है इनके लिए। जब यहाँ जाएगा तो इसको फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है। ये जब यहाँ होगा, ये इधर जा रहा है तो इसको फोर्स इधर लग रहा होगा, और ये प्लैनेट जो है इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। ये पहला लॉ है इसका, कि जितने भी प्लैनेट्स यहाँ हैं
तो वो सब सन के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं इलिप्टिकल पाथ में, और सन कहाँ है, एक फोकस पर बैठा है, बैठा मतलब है, ये कहने का मतलब है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या सर ये इस वाली जगह नहीं आएगा कि इस वाली फोकस पर नहीं आएगा दूसरे वाले पर, तो बेटा ऐसा थोड़ी हो, तो सन तो फिक्स है, ऐसा थोड़ी कि डायरेक्शन मतलब अपनी पोजीशन चेंज करेगा कि आज मंगलवार है तो आज यहाँ बैठेंगे, सर वो डॉट है फिर क्या? बुधवार है तो है? सर वो सन के सामने वाला डॉट है वो क्या है? हाँ ये दूसरा फोकस है ना, ये S2 फोकस है, ये S1 फोकस है, दो फोकस होते हैं इलिप्स में, ठीक है। तो सन एक ही फोकस पर फिक्स है, इलिप्स के दो फोकस होते हैं, पहले तो ये दिमाग में बैठा हो, ठीक है। तो और तो क्या होगा, सन एक फोकस पर ही होता है, ऐसा नहीं कि आज सोमवार है तो है ना, मंडे है तो आज इधर बैठेगा S1 पे, फिर ट्यूसडे को S2 पे चला जाएगा, ऐसा नहीं, फिक्स है वो। तो कोई भी जब इलिप्स की बात करोगे आप, कोई भी इलिप्स की बात करोगे, उसके हमेशा आपको दो फोकस मिलेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक S1 होता है और एक S2 मानते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। बात समझ में आए? हाँ, तो ये पहला लॉ हो गया, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स हो गया। लिख लिया भाई सबने? एक मिनट सर। डन सर। एक मिनट, दूसरा है हमारे पास में लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का आएगा, तो इन लोगों का तो हो गया लॉ AP1 वाले बच्चों का। नहीं, पहले तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ा आप लोगों ने, क्योंकि AP1 में तो हो गया था। AP2 AC1 AC2 वालों ने पढ़ा है क्या? कोई बात नहीं, तो इसमें क्या करना है आपको, देखो मैं जो बोल रहा हूँ बस उतना ही पॉइंट आपको याद रखना है।
लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी ये कहती है पोजीशन ऑफ प्लैनेट with respect to position of planet with respect to sun sweeps out equal areas in equal time intervals. Position vector of planet with respect to sun sweeps out equal areas equal areas in equal time intervals. ठीक है, ये लिखो, फिर मैं समझाता हूं इसको थोड़ा. Position vector of a planet with respect to sun sweeps out equal areas in equal time intervals है, in equal time intervals समझ लो भाई. ठीक है, लिख लेना है. मतलब ये देखो, यस सर। ये इलिप्स है और सन यहाँ है. तो मान लो किसी इंस्टेंट पर कोई प्लैनेट यहाँ है. एक मिनट लिख लो पहले उसको. कहाँ गया, कहाँ, क्या पूछ गया, ये वाला था. Position vector of planet with respect to sun sweeps out equal areas in equal intervals of time या equal time intervals. हो गया ना. एक मिनट रुकिए. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो ये पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि सन तो यहाँ है, तो ये पोजीशन वेक्टर यहाँ है, और ये मान लो यहां से प्लैनेट यहाँ पहुंचता है. तो आप यहाँ देखो कि ये इतना एरिया फॉर्म करेगा. तो यहां से यहां तक का टाइम मान लो इसको लगा T1, और ये जो एरिया इसने फॉर्म किया वो है मान लो A1. ठीक, मान लो किसी इंस्टेंट पर ये यहाँ कहीं है और फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा होगा, सिंपल सी बात आ ही रहा होगा. तो मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ. तो मान लो यहाँ एक पोजीशन वेक्टर था और उसके बाद ये यहाँ पहुंच गया प्लैनेट, तो ये वाला एरिया हुआ. तो मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो T2, और ये जो एरिया मान लो A2 है. तो ये कह रहा है कि इफ A1 इक्वल टू अगर A2 है, देन डेफिनेटली T1 इक्वल टू T2 होगा. कि समझ में आया, ये कहना चाह रहा है. यस सर, समझा. देन T1 इक्वल टू क्या होगा, T2 होगा. कि अब इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूं मैं, है ना.
तो अब लेकिन कई बच्चों ने तो एंगुलर मोमेंटम भी नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, आप जो भी मैंने लिखवाया उसी को याद रखो, ठीक है। ये जो लिखवाया अगर आता है तो यही पॉइंट आपको लिख देना है, बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये प्रूव कर दूंगा मैं, जब आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाता है कि A1 इक्वल टू A2 कैसे आया है। अगर A1 इक्वल टू A2 है तो T1 इक्वल टू T2 कैसे आया है, ये मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो भी तो इसमें इतना ही लिख देना है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट, लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में लॉ ऑफ पीरियड्स, इसमें से पहले ये रिमूव कर देता हूं। तो ये क्या कहता है, तो ये लॉ कहता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज directly proportional to the cube of the semi major axis, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर सेमी मेजर एक्सिस की बात कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ जो इसको प्रूव करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो पूछा जाता है, क्योंकि इसमें तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड की बात करते हैं हम लोग, ये तो मैं बता देता हूँ ये कैसे आया है। तो यहाँ मैं सेमी मेजर एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मतलब यहाँ ये है, दरअसल ये जो इलिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और इसके दो फोकस हैं, ये S2 है और ये S1 है। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये डिस्टेंस A होती है और ये जो डिस्टेंस है ये B होती है। तो A को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, यहाँ ठीक है। A को क्या बोलते हैं और B को क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। तो ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस, और B जो होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो यहाँ ये जो सैटेलाइट यहाँ सन के चारों ओर, क्योंकि सन यहाँ है रिवॉल्व कर रहा है, जैसे अर्थ का टाइम पीरियड कितना है सन के चारों रिवॉल्व करने का, 365 डेज है। हमारी बात सुन में उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो 365 डेज जो है एक सर्कल कंप्लीट, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है अर्थ को, वो 365 डेज है। तो यानी वो जो टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ वो है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। ये आपको यहाँ करना है। तो मैं इसको इलिप्स के केस में प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये आपको बताएंगे जब डिटेल में बात करेंगे हम लोग। मैं सर्कल के केस में आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। लेकिन सर्कल की जब हम बात करते हैं
तो सर्कल क्या है, एक तरह से एक स्पेशल केस है इलिप्स का, क्योंकि उस सर्कल में क्या होता है, दोनों जो फोकाई है ना वो कोइंसाइड कर जाती है, तो सर्कल बन जाता है, मालूम है आपको। ये दोनों के फोकस क्या हो जाते हैं, एक ही पॉइंट पे चले जाते हैं, तो वो दरअसल इलिप्स का ही एक स्पेशल केस माना जाता है सर्कल, जिसमें a इक्वल टू क्या हो जाता है, b हो जाता है। जैसे a इक्वल टू b होगा तो वो सर्कल बन जाएगा। ये सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है ना। लिखिए सबने। यस सर। है ये क्या है, वो रोटेशन की वजह से होगा, उसका अर्थ के रोटेशन की वजह से ना। तो वेरिएशन विद लैटिट्यूड, तो वो मतलब क्या बताएं हम, तो रोटेशन की वजह से की बात कर रहे हैं क्या। लैटिट्यूड तो वही होता है, मतलब रोटेशन मतलब जैसे जैसे थीटा चेंज करेंगे, तो वो नहीं पढ़ा है क्या आपको सर्कुलर मोशन में, कि अर्थ के रोटेशन की वजह से किस तरह से जी चेंज होता है। पढ़ा है आप कौन से बैच में पढ़ा है ना, तुम वहां जो पढ़ा वही तो कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा। वो अर्थ के रोटेशन की वजह से जी कैसे चेंज होता है, तो उसको समझना है आपको, यूं ही कहना चाह रहे हैं आप वापस से। तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहले जो इससे रिलेटेड है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो ये इसके बारे में मैं सर्कल के केस में आपको बताता हूँ, देखो कैसे करना है। तो मैं यही ले लेता हूँ पॉइंट, मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो हम लोग इसमें एक तो क्रिटिकल स्पीड की बात करेंगे, है ना, या ऑर्बिटल स्पीड भी इसको कहते हैं, और दूसरा है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। तो मान लो जैसे कि ये अर्थ है, और ये मान लो ऑर्बिट है, तो ये मून भी हो सकता है, यानी वो नेचुरल सैटेलाइट है इसका अर्थ का, या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मान लो। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मान लो यहाँ, ठीक है। ये इस आर रेडियस के सर्कल में क्या कर रहा है, घूम रहा है, इसकी स्पीड v है। इसको हम लोग v0 या क्रिटिकल स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड भी बोलते हैं। यहाँ अर्थ का मास कैपिटल एम है, और सेंटर से मैंने r डिस्टेंस ले लिया, इसका मास स्मॉल एम है। सिंपल सी बात है, इसको फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, और यही फोर्स इसको क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ F किसके इक्वल होगा, Gm बाई r स्क्वायर के, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv0 का होल स्क्वायर बाई r हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से v0 मिल गया अपने को, तो v0 कितना मिल गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, r से r, तो यानी v0 आ गया gm बाई r का स्क्वायर रूट।
इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड। ये लिख लीजिए पहले। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए इस वाले पार्ट में। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा। mv नॉट स्क्वायर बाय आर कैसे आया? एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। वी नॉट का होल स्क्वायर बाई आर क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू एम करेंगे ना। वी नॉट का होल स्क्वायर बाई आर क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना। भूल गए? हाँ सर। तो उसको किसके इक्वल कर देंगे? एम वी नॉट का होल स्क्वायर बाई आर इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर के इक्वल कर देंगे हम लोग। हाँ सर समझा। सर 2 मिनट। हाँ ये समझ में आया? वो लिखना था आपको? हाँ सर 2 मिनट। हाँ लिखिए। डन सर। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी नॉट, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई वी नॉट का होल स्क्वायर। तो आप देखो हमारे पास में वी नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? जी एम बाई आर है। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो देखो टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जी एम बाई आर, यानी ये हो गया 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम और ये हो गया आर क्यूब। तो ये देखो ये क्या था? लॉ ऑफ पीरियड्स था ना। तो देखो सर्कल के केस में तो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आर इक्वल टू क्या है, सॉरी ए इक्वल टू क्या है, यहाँ बी है इस केस में। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या? 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम है। तो 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम आर क्यूब। यहाँ से टाइम पीरियड मिल गया। और यहाँ क्या रहा? देखो ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है। तो आपके बोर्ड में आएगा तो ये वाला पार्ट आएगा तो वो नहीं आएगा जो मैंने लिखवा तो ही दिया, लेकिन लिखना वही है। लेकिन जब वो डेरिवेशन अगर पूछता है तो फिर सर्कल मान के आपको करना है ना। और मैंने क्या कहा उसको वहां भी बताएंगे कि जब, क्योंकि पहले एंगुलर मोमेंटम ये सब चीजें सीख लो तो बताएंगे कैसे वो आता है, कैसे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आता है।
उसका भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ आपसे यही पूछा जाएगा। तो ये वाला पार्ट इसमें हो गया है। अब इसमें रह गया एक तो एस्केप वेलोसिटी वाला पॉइंट रह गया, और दूसरा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड वाला पॉइंट रह गया है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, क्योंकि पोटेंशियल आपने पढ़ा तो है लेकिन वो कांस्टेंट जी के लिए हमने बात किया था वहां। यहाँ अगर जी वेरिएबल है तब कैसे लिखना है, तो वो पढ़ा के ही फिर मैं आपको इसके वेलोसिटी नेक्स्ट बोर्ड क्लास जो होगी उसमें करवा दूंगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं, लेकिन आज इतना ही करेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर किसी को डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो मैं एक क्लास और कॉमन क्लास लगवा दूंगा आप लोगों की, जिसमें ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में ज्यादा टाइम लगता नहीं इसी टॉपिक को। अभी तो ऐसा थोड़ी कि इतना सारा टॉपिक है, टॉपिक में तो और ढेर सारी चीजें होती है इसमें, पर उतना बोर्ड में होता ही नहीं है, इतना सा पार्ट ही है बोर्ड में। तो ये डेरिवेशन जो बताएं आज और डेफिनेट जो भी मैंने लिखवाया उसको अच्छे से तैयार कर लो, और क्या ये है, और एक पोटेंशियल वाला नेक्स्ट क्लास में बतवा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर, ओके, बाय बाय।